महोदय, आज मोदी जी ने जो एमबीबीएस के पढ़ाई के लिए जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कर सकता है, अरे यहाँ कोई हायर एजुकेशन लेना हो तो इंग्लिश में पढ़ाई करना पड़ेगा। अरे कितने भारत में कितने गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल है? कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन कैसे लेंगे? गरीब अंततः परिवार के बच्चे कैसे एमबीबीएस एमडी करेगा, कैसे इंजीनियरिंग करेगा, कैसे आईटी में पढ़ेगा? कौन पढ़ाएगा इंग्लिश में? आज मैं गर्व करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद जो कॉलोनियल लॉ था खत्म करते हुए आज देश में एमबीबीएस एमडी भी रीजनल लैंग्वेज में किया जाता है। ये बहुत देरी हुई है, ये बहुत पहले होता तो आज भारत में कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहता। और साथ ही साथ इस बजट में यह भी दिखाया गया है अगले वर्ष 10,000 एमबीबीएस की सीट बढ़ाया जाएगा और 75,000 सीट अगले 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। इस सीट में पढ़ने वाले व्यक्ति कौन होगा? कि चांदी का चम्मच लेके जन्म लेने वाले होगा? कॉर्पोरेट पॉलिटिकल खानदान होगा? नहीं होगा। उसमें गरीब व्यक्ति आएगा। कलंदा वो बंगाल का भी होगा। दीदी भी गरीब है, दीदी भी गरीब घर से उठ के आए हैं। इसलिए मैंने देखा तो इस तरीके से किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% रिजर्वेशन महिला के लिए लाया गया है। इस रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन महिला के लिए, इसको तो यूपीए गवर्नमेंट रहते सोनिया गांधी जी खुद यूपीए चेयरमैन रहे, लाने की कोशिश किया गया। इन्हीं के दल के लोग फाड़ के यहाँ अध्यक्ष जी रख देता है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के काम किया गया है और 33% रिजर्वेशन ला के मोदी ने दिखा दिया। मोदी शेर है, मोदी अकेला ही सब काम कर सकता है और मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। और इस बजट में 5 लाख महिला उद्यमियों को इनको 2 करोड़ तक सहज किस्त में लोन देने का प्रावधान। इसका मतलब महिला सशक्तिकरण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एसएचजी ग्रुप को बड़े मात्रा में सरलीकरण करके लोन की व्यवस्था किया गया है और देश में गरीब किसानों के लिए इतने दिन बहुत सारी प्रधानमंत्री आए हैं। अध्यक्ष महोदय, 3 यूरिया प्लांट इस बजट में रखा गया है और इसमें 3 में से मैं बहुत खुशी जाहिर करता हूं। नॉर्थ ईस्ट से आता हूं और नॉर्थ ईस्ट के असम में कामरूप में 1 यूरिया प्लांट लगाया जाएगा और पूर्व क्षेत्र में 3 यूरिया प्लांट और उसी से हमारे किसानों का भविष्य, हमारे किसानों का उत्पादन बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थायी रूप से किया हुआ है। और साथ साथ इसमें इस देश में किसानों के लिए सबसे बड़ा जो स्कीम है वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 3 किस्त में 2,000 करके हमारे किसानों को देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया हुआ है। और साथ ही साथ इस बजट में केसीसी लोन को बढ़ा के 5 लाख तक किया गया है। किसानों को बात करता है, किसानों के बात आज देखो सब खाली बैठे हुए, किसान के बात सुनना नहीं चाहते, सब चले गए। इनके सामने सिर्फ चीन के बात करो, पाकिस्तान के बात करो तो बैठा रहेगा। जैसे किसान का बात करो नहीं बैठेगा, महिला के बात करो नहीं बैठेगा। कल्याणदा आप लोग बैठे बहुत अच्छा काम किए हैं, किंतु आपके युवराज ने बजट में बोलते हैं मैंने देखा जो बोल रहे थे ये मोदी जी का सब स्कीम हाफ होता है, क्योंकि युवराज भी अभी हाफ मुख्यमंत्री है, उनको सब कुछ हाफ दिखता है। किंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किसानों के लिए किया है, आज सुनने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, गोगोई जी भी चले गए क्योंकि उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट नहीं है जनता को क्या देना क्या ही लेना, क्योंकि इन्होंने देखा, इन्होंने किया जो हमारे इंग्रेज के दिया हुआ 3 कानून पड़ा हुआ था। देश स्वाधीन होने के बाद 150 साल तक 3 कानून ब्रिटिशों का कानून इस देश में लागू करके रख दिया था
क्योंकि वो कानून एक परिवार को सुरक्षा देता है। ये इस कानून के माध्यम से इमरजेंसी लगा सकता है। देशद्रोही का केस उस समय उस कानून में ब्रिटिश था, इसलिए देशद्रोह का केस का डेफिनेशन होता था कोई सरकार के खिलाफ व कोई सरकार के व्यक्ति के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके ऊपर राजद्रोह का केस लगता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो 3 नया कानून लाया है उसमें राजद्रोह का केस है, किंतु देश के खिलाफ बोलोगे तो राजद्रोह का केस होगा। व्यक्ति के खिलाफ बोलोगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो राजद्रोह का केस नहीं होगा। किंतु कांग्रेस को सूट करता था, क्योंकि कांग्रेस को एक परिवार को सुरक्षित रखना, उस परिवार को खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो आपको राजद्रोह का केस लगाएंगे। आज उसका समाप्त माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कलनंदा हम और आप एक ही जैसा है, आप मेरे से बड़े हैं और दादा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो उड़ान स्कीम में, इस बजट में उड़ान स्कीम में 120 नए डेस्टिनेशन 5 साल में बनाया जाएगा। क्या एविएशन सेक्टर दिखाता नहीं देश का उन्नयन? एविएशन सेक्टर नहीं दिखाता उन्नयन? हम नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, हमारे स्टेट में लंबे समय कोई डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से अगरतला तक नहीं थे। आज मैं खुशी के साथ बोलना चाहता हूं, त्रिपुरा में अगरतला में दो डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से जाने वाले हैं। और नरेंद्र भाई मोदी के समय हुआ। ये दशा दिखाता है त्रिपुरा के लोगों का इनकम बढ़ा है, और उसका प्रमाण जब अभी त्रिपुरा के पर कैपिटा इनकम 1,77,000 हो चुका है। अब 2017-18 में जब कम्युनिस्टों का सरकार वहां चलते थे सिर्फ 1 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम था, और आज जाके 1,77,000 रुपए हो चुका है। ये दर्शाता है नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, चाहे मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, और सभी क्षेत्र का समान तरीके से विकास करके डोनार मंत्रालय भी हमारे सरकार समय ही बना है। अटल बिहारी सरकार जब बने तब नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है, इससे पहले नहीं बनाया गया है, और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विषय रखा गया। इसमें 2000 करोड़ की जो व्यवस्था रखा गया है, और उसके रिसर्च के लिए 6000 करोड़ के एलोकेशन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज देश किस दिशा में चल रहा है? हमारे देश को, जनता को, हमारे नौजवान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने का जरूरत नहीं क्या? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लस माइनस दोनों तरफ है। आप उसमें कुछ भी डालिए, कुछ भी लिखिए, बहुत सारी भाषाओं में तुरंत आपको उसका जवाब मिलता है। उसका जवाब जानने का गरीब को अधिकार नहीं है क्या? इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदर्शी तरीके से 2000 करोड़ रुपए इसमें रखा है। और साथ ही साथ इस बजट में जो स्कूलों में जो ब्रॉडबैंड का सुविधा दिया जाएगा, गांव के स्कूल है, ब्रॉडबैंड का सुविधा दिया जाएगा 10th की, 9th की, 11th 12th के स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गूगल चला के, इंटरनेट चला के अपने आप कोटा में जाके कोचिंग लेने का जरूरत नहीं है। ये ब्रॉडबैंड के माध्यम से गांव में स्कूल में बैठ के कोचिंग लेने का व्यवस्था, और वहां से MBBS बनेगा, वहां से इंजीनियर बनेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। और डिजिटल इंडिया, आज डिजिटल इंडिया के बारे में मैंने देखा गोगोई जी बोल रहे थे, अरे लॉयन का, अरे मोदी तो लॉयन ही दिखाएगा, लॉयन का ये शेर का मुंह दिखाया गया है। अरे भारत आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, और जिससे 12% GDP का लाभ भारत सरकार को 140 करोड़ जनता को होता है, और उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी को जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दादा आप युवराज को मुख्यमंत्री बनाओ, दीदी को जाके बोलो हो अच्छा काम होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे
नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद हमने नया कानून के साथ साथ जो इंग्रेज एवं ब्रिटिश के जो पराधीन भारत का जो चेहरा दिखाता है, याद कराता है, हमने राजपथ को चेंज करके नाम परिवर्तन करके कॉलोनियल सोच को बदलने के लिए कर्तव्य पथ रखा है। रेस कोर्स रोड को बदल के कल्याण मार्ग रखा गया। दादा आपके नाम से कल्याण मार्ग रखा गया है, रेस कोर्स को बदल के। आप देखो तृणमूल ने नहीं किया, मोदी जी ने कल्याण मार्ग रख के कल्याण जी को पूरे दुनिया में पहचान दिया है। हमने ब्रिटिश की जो व्यवस्था है उससे मुक्त कराया है और कॉलोनियल 1500 कानून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया है। 1500 कानून, 1500 कानून जो कि देश स्वाधीन होने के बाद पहला प्रधानमंत्री को ही वो काम करना चाहिए थे, किंतु विप्लव जी अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। विप्लव जी अच्छा बोल रहे हैं, नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी का जब जन्म होता है, क्या माता पिताजी बच्चे के लिए क्या सोचता है? मेरा बेटा, कल्पना करता मेरा बेटा बेटी दुनिया में बहुत नाम करे, रोशन करे, वही कामना करता है। और यहाँ बैठ के बहुत सारी हमारे अपोजिशन बेंच के मनरा के वो कल्पना करता है खुद के घर में कोई संतान पैदा हो तो इंजीनियर पैदा हो, डॉक्टर बने, ऐसा सोचता है। और आम जनता के घर में कोई पैदा हो और विशेषकर हमारे कम्युनिस्ट के मित्रों उसमें श्रमजीवी तैयार हो। वहां क्या मनरेगा के काम के लिए जन्म हुआ, ऐसा कोई माता पिता है दुनिया में? अपने बच्चे के लिए सोचता है जन्म लेने के बाद मेरा बेटा बड़ा होकर मनरेगा काम करेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर श्रमिक बनेगा। कोई है कम्युनिस्ट के नेता है यहाँ ऐसा सोचने वाले? अपने बेटा बेटे को इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाएगा, किंतु रास्ते में श्रमिक बना के भारत के जनता को शोषण करने का काम एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट में लंबे समय में किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका समाप्ति हुआ है और आज स्कूल को हो, कॉलेज हो और सभी व्यवस्था में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को पढ़ाई की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था, ट्रेडिंग की व्यवस्था, ये सब कुछ इस बजट में रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले जो स्टार्टअप 100 के आसपास स्टार्टअप होता था, आज भारत में 1,59,000 स्टार्टअप है। तो हम गर्व करते हैं क्या नहीं? जब हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद 1,59,000 के ऊपर जो स्टार्टअप किया गया, उसमें जब क्रिएटर तैयार हुआ है। बोले रोजगार की बात, रोजगार स्वरोजगारी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी का पॉलिसी ने किया, आर्थिक पॉलिसी ने किया, जिसके कारण से आज बड़े मात्रा में स्टार्टअप हुआ और उसमें बड़े मात्रा में काम करने का जो नौजवान करते हैं उसमें 16.6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला है। वो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। कांग्रेस के समय और यूपीए सरकार के समय से एक परिवार के लिए काम किया जाता था, एक परिवार के नाती पोता सबको कैसे किया जाता है उसका किया जाता था। किंतु आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश के किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सत्ता हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद ही 32% राज्य का जो शेयर दिया जाता था डायरेक्ट, उसको 42% बंगाल को भी दिया गया, त्रिपुरा को भी दिया गया, आंध्र को भी दिया गया, सभी स्टेट को 42% देके और साथ साथ इस बजट में 1.6 लाख करोड़ जो बोरिंग पावर जो राज्यों को अतिरिक्त तो दिया गया उसका भी प्रावधान रखा गया है और ढंग से इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करेंगे। उसमें भी आपको बहुत व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में किया गया है। मैं आशा करता हूं इस बजट से पूरे देश को लाभ होगा और नौजवानों को एक नया भविष्य देखने का और नया भविष्य तैयार करने का जो आशा और आकांक्षा के साथ जो आर्थिक विकास देखने का सपना इस बजट के माध्यम से हमारे नौजवान ने देखा है, किसानों ने देखा है, मिडिल क्लास ने देखा है। और मैं आशा करता हूं इस बजट के माध्यम से सिर्फ मणिपुर नहीं पूरे देश का कल्याण होगा
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 में भारत एक विकसित भारत के रूप से पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा। महोदय, आपने इशारा दिया, हमारे समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं अपना विषय कंक्लूड करता हूं और साथ ही साथ इस सप्लीमेंट्री ग्रांट को और बजट को सब मिलके इसको सपोर्ट करें और देश के तरीके में सब एक साथ आए, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूं। आपने हमको समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। आज आपके द्वारा मुझे अनुपूरक मांगों और मणिपुर के बजट पे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। अनुपूरक बजट और मणिपुर के बजट पे जो चर्चा हुई है, उसमें आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं पहले अनुपूरक मांगों के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। मैं देख रहा था कि बहुत लंबी चौड़ी डिमांड आई है अनुपूरक मांगों के माध्यम से, तमाम विभाग लिए गए इसमें। 2024-25 का ये अंतिम महीना है फाइनेंशियल ईयर का, और उसमें इतना जो अनुदान मांगे गई हैं तो कुछ शंका भी पैदा होती है। सबसे पहले इसमें जो मद लिया गया है वो कृषि और कृषि कल्याण विभाग का लिया गया। आज कृषि के क्षेत्र में खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो छोटे किसान हैं वो इतना दुखी और परेशान हैं कि वो ये सपना ही देखते रह गए कि हमारी आय कब दुगनी होगी। आज वो इतना दुखी हैं कि उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और कृषि अनुसंधान तो कहीं हो ही नहीं रहा है। उल्टा जो किसान है वो गाय से परेशान है। गाय के प्रबंधन के लिए गौशाला बनाने की बात हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि हम इससे छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पेंशन भी है इसमें मद में। पूरे देश के जो सरकारी कर्मचारी हैं लगातार वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। लगातार पुरानी पेंशन उनको बहाल की जाए, इसकी मांग आ रही है। आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उसको लागू